बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed the article of friction and what is the difference between rolling and sliding friction. We have also discussed that rolling friction is less than sliding friction. And because of this phenomenon, we apply this phenomenon that rolling friction is less than sliding friction in different machines so that the friction will be lower and there is minimum loss of energy. Today we are going to start a new article which is also relating to friction. The article is braking and skidding. You are familiar with these two terms, braking and skidding. Braking is just to apply brakes and to stop a moving object or a moving vehicle. And skidding is just the slipping of a car or something like that, a bike or a cycle or a motorcycle. So starting with that, with braking and skidding, in the previous lecture, we have studied that when a vehicle is stopped, the tire performs sliding friction बजाय इसके कि वो रोलिंग फ्रिक्शन को परफॉर्म करे. ठीक है. सो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी हमें चीज़ को या किसी भी कार को, साइकिल को या व्हीकल को हमने अगर स्टॉप करवाना है तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए होगी. और जैसा कि मैंने बताया था कि क्या होता है, जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो टायर रुकता है सरफेस के ऊपर, उस मोमेंट पे एट दैट मोमेंट स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है हमारे पास. ठीक है. जो टायर होता है वो द टायर विल स्लाइड. ठीक है. टायर क्या करता है, स्लाइड करता है बजाय इसके कि वो रोल करे. और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, इसीलिए जो टायर है वो स्टॉप कर जाता है. अब ब्रेकिंग एंड स्किडिंग क्या है हमारे पास, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी कोई व्हीकल मूव कर रही होती है तो उसके जो टायर्स होते हैं या व्हील होता है उसमें कौन कौन सी मोशन परफॉर्म हो रही होती है. सो द मोशन ऑफ अ मूविंग व्हील हैज़ टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स. वेलोसिटी कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जब वो मूव कर रही है इसका मतलब है कोई ना कोई वेलोसिटी है उस व्हील के अंदर. अब टू कंपोनेंट्स होने का मतलब क्या है. कंपोनेंट्स बेसिकली आप नेक्स्ट चैप्टर में जाकर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे. कंपोनेंट्स बेसिकली होता है एक सिंगल चीज़ को हम दो पार्ट्स में या दो कंपोनेंट्स में क्या कर दें, डिवाइड कर दें. अब जब कोई भी व्हील मूव कर रहा होता है सरफेस के ऊपर या रोड के ऊपर तो उसकी दो तरह की मोशन होती है, दो तरह की वेलोसिटी होती है. एक मोशन ऑफ अ व्हील अलोंग अ रोड. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास व्हील है तो ये रोड के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. एक तो ये आपके पास मोशन आ गई इसकी. सेकंड है मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस. अब आपको ये भी पता है कि व्हील की जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है. वाई? बिकॉज द व्हील मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है. सो एक तो हो गई मोशन ऑफ अ व्हील अलोंग अ रोड. ठीक है, स्ट्रेट मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन. एक हो गई मोशन ऑफ अ व्हील अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द क्या करता है, अराउंड रिवॉल्व करता है. तो ब्रेकिंग और स्किडिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले वी हैव टू गो थ्रू विद दीज टू कंपोनेंट्स, दीज टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स. व्हाट आर द टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स? मोशन ऑफ अ व्हील अलोंग द रोड like translatory motion and motion of a wheel about its axis which is rotatory motion. ठीक है. सो सबसे पहले आपने ये बात जहन में रखनी है कि कोई भी व्हील अगर मूव कर रहा है तो उसमें दो मोशंस हैं या दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं. Number one is the motion of a wheel along a road, and number two, its motion around its own axis.
ठीक है। अब इसको देखें, द व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स, मोशन ऑफ व्हील्स अलोंग द रोड एंड रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस। ठीक है। अब वो कह रहा है आगे, टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर्स एंड द रोड्स। हमने ये देख लिया था, मैंने इंपॉर्टेंस से आपको फ्रिक्शन की बताई थी लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें फ्रिक्शन रिक्वायर होती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी व्हीकल को स्टॉप या मूव करवाने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर तो फ्रिक्शन नहीं होगी तो कोई भी गाड़ी या कोई भी मोटरसाइकिल स्टॉप भी नहीं हो सकती और मूव भी नहीं हो सकती। ठीक है। सो टू मूव a certain vehicle we need a certain force of friction between the tires and the roads. If there will be no sufficient friction between the tires and the roads, the car will skid or the car will slip. ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी, जैसे कि हमने एक पॉलिश मार्बल फ्लोर की एग्जांपल को डिस्कस किया था कि अगर हम उस पर अपने पाम को रब करें तो हमारा हाथ स्लिप ज़्यादा होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस स्मूथ है, वो कम फ्रिक्शन ऑफर कर रही है। ठीक है। स्मूथ सरफेस कम फ्रिक्शन ऑफर करती है, इसलिए हाथ स्लिप होगा। इसके बजाय अगर हम ब्रिक को या ईंट को हाथ लगाएं तो वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा ऑफर होगी क्योंकि उसकी सरफेस रफ है। ठीक है। सो इसको अब देखते हैं, टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर्स एंड द रोड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रोड इज स्लिपरी और द टायर्स आर worn out, then the tires instead of rolling slip over the road. Remember from the previous article I have told you that if the road is wet, then it is not desirable to move the car or a vehicle at high speed. Because on a wet road friction will be lower. फ्रिक्शन क्या होगी? कम होगी। जो टायर्स और रोड्स के दरमियान फ्रिक्शन है वो कम होगी। अब फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए भी हमने एक तरीका पढ़ा था, हम टायर्स पर क्या कर देते हैं? थ्रेडिंग कर देते हैं। थ्रेडिंग से फ्रिक्शन या रोड ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो अगर तो कोई वेट रोड है तो वहाँ अगर आप बहुत तेज़ स्पीड से जा रहे हैं तो हो सकता है, इस बात का ख़तरा है कि जो आपकी कार है वो क्या कर जाए? स्लिप कर जाए, क्योंकि फ्रिक्शन कम है तो वो स्लिप ही करेगी, या तो स्लिप कर जाएगी या वो स्किड कर जाएगी। ठीक है। सो अगर तो आपके पास, जैसे वो कह रहा है, इफ़ द रोड इज स्लिपरी, स्लिपरी कब होगी? जब रोड क्या होगी? आपके पास वेट होगी। और द टायर्स आर worn आउट। टायर्स worn आउट का मतलब क्या है कि वो, जिसे हम कहते हैं कि ये टायर्स जो हैं घिस गए हैं या ख़राब हो गए हैं, या अगर तो आप, जैसे हमने थ्रेडिंग पढ़ी थी, थ्रेडिंग, उनमें से जो थ्रेडिंग थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही है। टाइम के साथ साथ जो ऊपर थ्रेडिंग की हुई थी वो उतरती जा रही है उसकी सरफेस में से। इसको कहते हैं worn आउट, या आम ज़बान में घिस जाना, जिसे कहते हैं कि वो जो ऊपर थ्रेडिंग हुई हुई है वो क्या हो जाए? वो ख़राब हो जाए या वो उतरना शुरू हो जाए। तो फिर सरफेस क्या होनी शुरू हो जाती है? स्मूथ होनी शुरू हो जाती है। तो फिर जो टायर है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के बजाय, फ्रिक्शन होने की बजाय, कार, वो जो है टायर, वो स्लिप करेगा, क्योंकि रोल नहीं करेगा ज़्यादा बल्कि ज़्यादा स्लाइड करेगा। ठीक है। तो वो स्लिपिंग के चांस ज़्यादा हो जाएंगे और फिर एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है। तो दो चीज़ें उसने बताई हैं, एक तो आपके पास अगर तो जो सरफेस है वो क्या है? स्लिपरी है। ठीक है। और एक उसने बताया है कि जो टायर्स हैं वो क्या हो गए हैं? worn आउट हो गए। ठीक है। इन दो कंडीशंस में क्या हो सकता है? आपके पास कार जो है वो स्लिप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रोड इज स्लिपरी और द टायर्स आर worn आउट, देन द टायर्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग, ठीक है, स्लिप ओवर द रोड, कि स्लिप कर जाएंगे रोड के ऊपर। द व्हीकल विल नॉट मूव इफ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड। यानी कि जो हम चाह रहे हैं स्मूथ ड्राइव मिले हमें, वो नहीं होगा। रोल करने के बजाय जो टायर है वो क्या कर जाएगा? वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगा तो एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं, खुदा न खास्ता आपने कभी लाइव देखा हो या वैसे किसी फिल्म या ड्रामे में देखा हो कि जब कार का एक्सीडेंट होता है तो वो क्या होता है? ज़्यादातर स्लिप करती है, हाई स्पीड पर जा रही होती है तो वो स्लिप कर जाती है और जाकर किसी चीज़ के साथ टकरा जाती है। ठीक है। सो थस फॉर द व्हील्स टू रोल
कि हम क्या चाहते हैं कि वो जो स्मूथ ड्राइव मिले, जो व्हील्स हैं वो क्या करें, रोल करें। उस रोलिंग के लिए क्या है, हमें सफिशिएंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए कि हमें एक स्मूथ ड्राइव मिल सके। ठीक है, टू मूव अ व्हीकल अलोंग अ रोड वी नीड सफिशिएंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सफिशिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, मुनासिब, यानी कि जितनी हमें रिक्वायर हो। sufficient force of friction between the tires and the road, otherwise the vehicle will start slipping. यहाँ यही वो कह रहा है, thus for the wheels to roll the force of friction, gripping force between the tires and the road must be enough that prevents them from slipping. यानी कि इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए कि वो स्लिप होने से बचा जा सके। ठीक है, अब ये था कि अगर तो हमने किसी कार को मूव करवाना है तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। इसके उलट अगर हम देखें, इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, तो टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल वी ऑल्सो नीड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि टायर जब रुकता है तो स्लाइड करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो तो टायर स्टॉप नहीं करेगा और फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है, अगर आपको फ़ौरन आकर ब्रेक लगानी पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आप ब्रेक लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कार की ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, आप उसको जो जगह है उसे प्रेस करते हैं। अब अगर तो आपने ब्रेक बहुत हार्ड लगाई, हार्ड का मतलब है बहुत ज़ोर से लगाई या एकदम ब्रेक लगाई, तो क्या होगा, जो आपकी वो रोटेट कर रहा है व्हील, वो लॉकअप हो जाएगा। लॉकअप होने का मतलब क्या है कि जो उसका सेकंड कंपोनेंट हमने डिस्कस किया, रोटेटरी मोशन, जब आप एकदम से ब्रेक लगा देंगे, सडनली या टू हार्ड ब्रेक लगा देंगे, इसे आप आम ज़बान में कहते हैं बड़ी सख्त ब्रेक लगाई, आराम से ब्रेक नहीं लगाई, बहुत सख्त ब्रेक लगाई, तो जो वो टायर्स होते हैं वो उनकी रोटेटरी मोशन स्टॉप हो जाती है। जैसे ही उनकी रोटेटरी मोशन स्टॉप कर जाती है तो वो लॉक हो जाते हैं टायर। अब क्या रह गई है, रोटेटरी मोशन तो खत्म हो गई, पीछे रह गई वो मोशन जो अलोंग द रोड है। तो जैसे ही रोटेटरी मोशन खत्म तो गाड़ी क्या करेगी, अगर आपने बहुत तेज हार्ड ब्रेक लगाई तो गाड़ी स्किड आगे की तरफ कर जाएगी, बजाय कि वो रोल करे टायर, वो स्किड कर जाएगा रोड के अलोंग, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया। जब ये वाला कंपोनेंट जीरो हो गया, पीछे बच गया अलोंग द रोड वाला कंपोनेंट। तो जैसे ही बहुत हार्ड ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो कार बहुत आगे की तरफ स्किड कर जाएगी या स्लिप कर जाएगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ब्रेक्स जो हैं उन्हें आराम से अप्लाई करें ताकि रोटेटरी मोशन जो है व्हील्स की वो ख़त्म ना हो। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही अगर आप बहुत तेज़ ब्रेक अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। किस तरह, एक तो आप फॉर एग्जांपल आप बहुत स्पीड में जा रहे थे, ठीक है, 80-90 की स्पीड पे जा रहे थे, एकदम आपको ब्रेक लगानी पड़ जाती है, आप एकदम स्पीड 90 से 0 पर ला रहे हैं। आप ये देखें कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। एक तो वेलोसिटी इतनी चेंज 90 की चेंज हो रही है, 90 पे आप जा रहे थे, 0 या चले 10 पर आपने आना है, 80 की वेलोसिटी चेंज आनी है इतने कम टाइम इंटरवल में। और दूसरा, कार का मैस कितना ज़्यादा है, और हमने ये चीज़ पढ़ी है मोमेंटम में, P = mv। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स या टू क्वांटिटीज, एक तो मैस और एक वेलोसिटी। एक तो कार की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से उसका मैस भी बहुत ज़्यादा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना लार्ज मोमेंटम डेवलप होगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स कितनी डेवलप होगी। याद है हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, मोमेंटम Pf - Pi/T। अब अगर आप देखें कि ये जो मोमेंटम है, ठीक है, स्टार्ट में फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं गाड़ी का मैस है 20 किलोग्राम, ठीक है, और जो आपके पास गाड़ी है वो मूव कर रही है आपके पास 90 किलोमीटर्स पर आवर से, तो 20 × 90 आपके पास आ जाएगा 1800 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, सॉरी मोमेंटम आ जाएगा इसका। उसके बाद एक तरफ आपने लेकर जानी है स्पीड 90 से 10 तक, तो 20 × 10, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 200। अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज है। फाइनल मोमेंटम आपके पास है 1800, ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम आपके पास है 200, ठीक है। टाइम हम कोई भी अपनी मर्जी का ले लेते हैं, ठीक है, टाइम, अब इसको अगर आप माइनस करें तो आपके पास 1600 बन जाएगा, ठीक है, 1600 बन जाएगा, और हम टाइम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये 10 सेकंड्स में हुआ है, तो 1600
डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा आपके पास। तो 160 न्यूटन की फोर्स, 160 न्यूटन की फोर्स, यानी कि आप देख लें कि मोमेंटम में कितना ज़्यादा चेंज आया, ठीक है, और फोर्स कितनी रिक्वायर होगी। तो वो लार्ज, क्योंकि एकदम से आप जब हार्ड ब्रेक लगाएंगे, मोमेंटम बहुत ज़्यादा पीछे से डेवलप हुआ होगा 1800 NS का, तो वो बहुत तेज़ी से गाड़ी आगे स्लिप कर जाएगी और एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली टू स्टॉप अ कार क्विकली, क्विकली का मतलब फौरन जब हमने स्टॉप करना हो, अ लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बेसिकली जो फोर्स आई है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है, ठीक है, जो नेट फोर्स आई है हमारे पास। Similarly, to stop a car quickly, a large force of friction between the tires and the road is needed. But there is a limit to this force of friction that tires can provide. जिस तरह हमने पढ़ा था कि force of limiting friction FS, कि फ्रिक्शन की भी कोई हद है, कोई मैक्सिमम वैल्यू है, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। बट देयर इज़ अ लिमिट टू दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट टायर्स कैन प्रोवाइड, जो कि टायर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ़ द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली, बहुत ज़ोर से ब्रेक अप्लाई करते हैं, द व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, स्टॉप टर्निंग। टर्निंग का मतलब रोटेट होना ख़त्म हो जाए, जब रोटेट होना ख़त्म तो वो फिर स्लिप करेंगे या स्किड करेंगे आगे की तरफ। एंड द कार विल स्किड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम, वही जो मैंने मोमेंटम की बात की थी, स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी आगे। इट विल लूज इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल, आपने देखा होगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, आपने अगर लाइव देखा हो या वैसी ड्रामों में या फिल्मों में देखा हो कि डायरेक्शनल कंट्रोल लूज कर जाता है ड्राइवर, क्योंकि इतनी हाई स्पीड होती है कि वो टाइम ही उसे इतना कम मिलता है कि वो स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सके, और वो कंट्रोल जो होता है गाड़ी का वो उसके हाथ से निकल जाता है। So it will lose its directional control that may result in an accident. In order to reduce the chance of skidding, it is advisable मतलब कि ये नसीहत की जाती है not to apply brakes too hard that lock up their rolling motion. Lock up मतलब बिल्कुल ख़त्म, बंद कर दें rolling motion को, especially at high speed, कि high speed पे बहुत ज़ोर से ब्रेक नहीं अप्लाई करनी। Moreover, it is unsafe to drive a vehicle with worn out tires, कि जो आप देखते हैं कि अगर आपके जो टायर हैं वो घिस गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो ये भी एडवाइस की जाती है, नसीहत की जाती है कि उस गाड़ी को आप ना चलाएं, या तो टायर बदल लें या फिर आप गाड़ी को चेंज कर लें, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर 3.21 में कार स्किडिंग भी दिखाई गई कि वो किस तरह आगे जाकर स्लिप कर रही है आपके पास का। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इजी है, जितनी हमने चीज़ें पढ़ ली हैं आपको अब इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि फ्रिक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन अ ग्राउंड, अगर तो फ्रिक्शन ना होती, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो हम ग्राउंड पे रन भी नहीं कर सकते थे, वॉक भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। फ्रिक्शन उसे अपोज करती है हमारे मोशन को, और हम अपनी अप्लाइड फोर्स की वजह से जो कि हावी आ जाती है, डोमिनेंट आ जाती है, हम ग्राउंड पर मूव करते हैं, ठीक है। वी विल नॉट बी एबल टू राइट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल एंड द पेपर। ये चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ से एग्जाम्पल है कि आप जब लिखते हैं पेपर के ऊपर, या मैं बोर्ड के ऊपर ये लिख रहा हूँ, तो अगर ये मेरी मार्कर की टिप और ये जो बोर्ड है इसके दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो मैं लिख नहीं सकूँगा, ठीक है। इसी तरह आप पेंसिल पेपर के दरमियान भी अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम राइट नहीं कर सकते, ठीक है। पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस कुछ, पेज नंबर 75। फ्रिक्शन ये आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट डाउन 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, शॉर्ट में भी आ सकता है। पहले आते हैं एडवांटेजेस पर। फ्रिक्शन हैज़ द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन, पहले डिसएडवांटेज में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो डिसएडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड, जिस तरह अभी पहले भी हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया कि अनडिज़ायरेबल है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है कि अगर हम हाई स्पीड पे मूव करें तो फिर इतनी लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगी कि एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जब हाई स्पीड पे हम मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन एक डिसएडवांटेज है। Friction is undesirable when moving at high speeds because it opposes the motion and thus limits the speed of a moving objects. Most of our useful energy is lost as heat and sound due to friction between various moving parts of machines. Remember from the previous lecture, I have told you about that most of the energy in a machine is lost as a result of friction. I have also told you about the efficiency of machine. And what is the efficiency? The ratio of output over input. So होता क्या है, इनपुट हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी मशीन को हम स्टार्ट कर रहे हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें स्विच की मदद से, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे जब मशीन मूव कर रही है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब हम ये चाहते हैं कि जितनी हमने उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है उतनी ही वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, लेकिन कुछ लॉसेस होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होती है जब मूव करते हैं पार्ट्स आपस में, फ्रिक्शन की वजह से, जैसा कि आप अगर हाथों को रब करें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन की वजह से आपको अपने हाथों का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कॉजेज हीट। अब जैसे ही मशीन के पार्ट्स मूव करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है बजाय कि वो मैकेनिकल एनर्जी में मूविंग पार्ट्स में कन्वर्ट हो, वो किस में हो जाती है? लॉस हो जाती है इन टर्म्स ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। और आपको पता है जब मूव करती है मशीन तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। आप इंशाल्लाह 10th क्लास में जाकर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे साउंड से मुतालिक। सो साउंड भी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो वो आपके पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हैं वो सारी मैकेनिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होती, बल्कि कुछ लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। यही वो कह रहा है, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। इन मशीन्स फ्रिक्शन ऑल्सो कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स, ठीक है। वियर एंड टीयर कहते हैं टूट फूट को। अब होता क्या है, मशीन क्योंकि बहुत पहले की बनी होती है और यानी कि ऑपरेशन उसका 5-6 या इससे भी ज़्यादा साल तक चलता है, तो मुसलसल कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन में आने की वजह से जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। वो जब मूव करते रहते हैं किसी सरफेस के साथ, फ्रिक्शन जब मूव करेंगे तो फ्रिक्शन होगी, तो फ्रिक्शन से क्या होता है, जो उनकी ऊपर वाली सरफेस जो कि न्यू मशीन की स्मूथ होती है, जैसे ही उसका ऑपरेशन होता जाता है, मतलब 5-6 साल उस पर कोई वर्क होता जाता है, तो उसकी जो सरफेस है वो आप देख सकते हैं रफ़ हो जाती है। आम आप कोई भी सरफेस उठाकर देख लें, उसको अगर आप बहुत यूज़ करना शुरू हो जाए तो उसकी सरफेस रफ़ होना स्टार्ट में स्मूथ होती है, बाद में जब यूज़ होना शुरू हो जाती है रफ़ होती है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से वो वियर एंड टियर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, उनकी सरफेस उतर जाती है ऊपर से। ये थे डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट पे हाउएवर से ऊपर हेडिंग बना लें, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हाउएवर समटाइम्स फ्रिक्शन इज मोस्ट डिजायरेबल। We cannot write if there would be no friction between paper and the pencil. Friction enables us to walk on the ground. We cannot run on a slippery ground. हम slippery ground पे run नहीं कर सकते, हम गिर जाएंगे क्योंकि friction कम होगी, slipperiness ज़्यादा हो जाएगी। A slippery ground offers very little friction. बहुत important MCQs है, underline कर लें। A slippery ground offers very little friction. Hence, anybody who tries to run on a slippery ground may meet an accident. Similarly, it is dangerous to apply brakes with full force to stop a fast moving vehicle on a slippery road. वही जो हम पहले डिस्कस करके आ गए, अब मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। Birds could not fly if there is no air resistance. अब जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं, एक तो वो फोर्स होती है जो वो लगाते हैं अपने परों की मदद से, एक वो होती है जो कि एयर उनको प्रोवाइड करती है, क्योंकि एयर जब उनके परों की या विंग के साथ आकर लगती है तब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उस एयर फ्रिक्शन को हम एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था जैसे ऑपोजिशन को ही कहते हैं। रेजिस्ट करना या अपोज करना, खिलाफ जाना, एक ही बात है, ठीक है। सो वो यही कह रहा है कि बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, या फ्रिक्शन भी कह सकते हैं उसे। द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर एनेबल्स द बर्ड्स टू फ्लाई, ठीक है। अगर तो फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस हो एयर और विंग्स के दरमियान तो बर्ड्स भी फ्लाई नहीं कर सकते। Thus, in many situations we need friction, while in other situations we need to reduce it as much as possible. मतलब हमें रिक्वायर भी है, लेकिन जहाँ हमें कम रिक्वायर है हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम उसे फ्रिक्शन को कम से कम रखें, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कि हमने बता दिया कि हम फ्रिक्शन को कम से कम करना चाहते हैं, लेकिन कैसे, हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन। उसके लिए आपके पास कुछ मेथड्स हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड या कॉमन मेथड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है लुब्रिकेटिंग द सरफेसेस। लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है? लुब्रिकेटिंग इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग कहते हैं ऑयलिंग करने के लिए। आपने
सुना होगा आम, ये जो इंजन्स वगैरह कार के इंजन्स होते हैं, इनमें कहते हैं कि लुब्रिकेंट डालें, ठीक है, या इंजन ऑयल जिसे कहते हैं। वो इंजन ऑयल बेसिकली लुब्रिकेंट होता है। लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है ऑयलिंग, ऑयलिंग करना। ऑयलिंग क्या करना है, जैसा कि आपने देखा होगा, आप अपने घर के दरवाज़ा जो बाहर का मेन गेट होता है या छोटा दरवाज़ा होता है, उसकी जो कुंडी होती है, ठीक है, जो नीचे लगी होती है, कभी कभी वो खुलती नहीं है, इतनी मतलब सख्त हो जाती है, आपको ऐसा लगता है बड़ी सख्त हो गई है, मतलब जम गई है बिल्कुल वहाँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वही वियर एंड टियर, बार बार उसको खोल खोल कर उसकी जो ऊपर वाली सरफेस थी जिस पर पेंट हुआ था वो उतर जाती है। अब फिर क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार इस पर ऑयल, मतलब इसके जिसे हम आम तौर पर मशीन का तेल या सिंपल ऑयल कहते हैं, कि इसकी ऑयलिंग की जाए। ऑयलिंग से क्या होता है, वो दोबारा से क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। जब आप उसका ऑयल ऊपर लगा देते हैं, फिर इजीली क्या होता है, आप उसे दोबारा से मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए मुख्तलिफ मशीन्स के, इंजन्स के जो पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स, उनकी भी हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ठीक है। सो ये आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। राइट डाउन 2 या 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस स्मूथ, ठीक है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको पता है ज़्यादा होती है। हमने जो मेन चीज़ ओवरकम करनी है, ख़त्म करनी है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ख़त्म करनी है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कैसे ख़त्म किया जाता है, सर्फेसेस को स्मूथ बना दिया जाता है। स्मूथ कैसे, उनको लुब्रिकेट कर दिया जाता है या उनकी ऑयलिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट, मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स एज स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप सच एज कार्स, एरोप्लेन्स एटसेट्रा। अब आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो कार्स की, या ये जो बाहर पाकिस्तान में तो इतनी नहीं, बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में बुलेट ट्रेन होती है, जिसकी उसने यहाँ पर पिक्चर भी दी है, उनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल नहीं बनाई जाती। या कार्स की भी अगर आप देख लें, या एरोप्लेन्स की, उनकी भी बिल्कुल शेप सीधी नहीं बनाई जाती, बल्कि एक फिश शेप टाइप बनाई जाती है। फिश शेप का क्या मतलब है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल इस तरह की शेप बना दी जाती है, ठीक है, फिश शेप बना दी जाती है। अब ये क्यों किया जाता है, ये एयर के जो फ्लो है, या एयर की रेजिस्टेंस, या एयर जो फ्रिक्शन ऑफर कर रही है, क्योंकि जब ये मूव करेगा, ठीक है, कोई ट्रेन, बुलेट ट्रेन तो बहुत स्पीड से मूव करेगी, तो बीच में क्या आएगी, एयर उसके मोशन को अपोज करेगी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। सो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइन या फिश शेप उनकी बना दी जाती है, ट्रेन्स की या डिफरेंट व्हीकल्स की। उससे क्या होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ एयर डेवलप होता है, ठीक है। स्मूथ फ्लो ऑफ एयर जब डेवलप होगा तो फ्रिक्शन कम ऑफर होगी। जब फ्रिक्शन कम ऑफर होगी तो फिर इजीली जो ट्रेन है, कोई भी चीज़ है, वो मूव कर सकती है। सो इसलिए उनकी जो सरफेस है आप देख सकते हैं, उसको फिश, जिस तरह फिश की शेप होती है उस तरह बनाया जाता है, या स्ट्रीमलाइन शेप बनाया जाता है। मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज objects a streamlined shape, fish shape such as cars, aeroplanes, etc. This causes the smooth flow of air and thus minimizes का मतलब होता है कम कर देना, एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, एट हाई स्पीड। खास तौर पे जब हाई स्पीड पे मूव करना हो तो इसके लिए फिर इस तरह की शेप बनाई जाती है। थर्ड, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस। मैंने आपको बता दिया, स्लाइडिंग सर्फेस को जितना हो सके लुब्रिकेट करें। लास्ट नंबर 4, ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बॉल बेरिंग्स या रोलर बेरिंग्स को हम यूज़ करते हैं मशीन के मूविंग पार्ट्स में। क्यों? बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन लेस है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट, वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज सेंट्रीपिटल force. The next article is centripetal force. Going towards centripetal force, we have to revise the concept of circular motion, which we have studied in chapter number 2 in types of motion. So what was circular motion? The motion of a body along a circular path is known as circular motion. यहाँ पर टर्म यूज हुई है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस आर्टिकल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का आर्टिकल है उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि बॉडी, ऐसी क्या बॉडी के ऊपर फोर्स या ऐसी क्या चीज़ उस पर अप्लाई होती है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करती।
सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये मतलब है, रिमेंबर यूनिफॉर्म, हमने वहाँ भी जाकर पढ़ा पिछले चैप्टर में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है किसी भी बॉडी का कि अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। मेरे वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। मैंने वर्ड स्पीड यूज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है पेपर में कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ यूनिफॉर्म रहती है बॉडी की। तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है बॉडी की, बॉडी सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है। सो थोड़ी सी रिवीजन इसकी कर लेते हैं। वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ दैट आर मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ। टेक अ स्मॉल स्टोन, एक आप पत्थर लें, स्टोन लें, टाई एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड कीप द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन योर हैंड एज शोन इन फिगर 3.24। आप क्या करें, एक स्टोन लें, उसको एक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी या धागे के साथ बांध दें, ठीक है, और एक एंड जो है आपका जो है टाई कर दें स्ट्रिंग के साथ और दूसरा एंड अपने हाथ में पकड़ लें, ठीक है। नाउ रोटेट द स्टोन होल्डिंग द स्ट्रिंग, द स्टोन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब आप क्या करें, स्टोन को एक एंड से आपने पकड़ लिया और एक दूसरा एंड है जहाँ पर वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, और उसको रोटेट करवाना स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप उसे रोटेट करवाना स्टार्ट कर देंगे तो स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर दें। अब वो क्यों मूव करेगा, वो चीज़ हमने इस आर्टिकल में देखनी। So the motion of the stone will be called as circular motion. Similarly, motion of the moon around the earth is also circular motion, जैसा कि हम पढ़ के भी आ चुके हैं। So a motion of an object in a circular path is known as circular motion. अब हमारा जो मेन आर्टिकल है उसकी तरफ हम आते हैं, जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये दो लफ्ज़ का कॉम्बिनेशन है। एक है आपके पास सेंट्री, जो कि है सेंटर से, किससे है, सेंटर से, और एक है आपके पास वर्ड पीटल। पीटल का मतलब होता है टूवर्ड्स, ठीक है। एक आपके पास है सेंट्री और एक है पीटल। फोर्स, ऐसी फोर्स जो सेंटर पर लगे उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। The force which causes the body to move in a circle or a circular path is known as centripetal force. अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी कभी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, इसका मतलब क्या है कि उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि उसको मजबूर कर रही है, और वो फोर्स उस सर्कुलर पाथ की या उस सर्कल के सेंटर पर अप्लाई हो रही है, और उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। Remember that force is a vector quantity. It has some direction with the magnitude. So centripetal force की डायरेक्शन कहाँ होगी, centripetal force की डायरेक्शन होगी हमेशा towards the center of the circle. कहाँ होगी centripetal force की डायरेक्शन, towards the center of a circle. और centripetal force है क्या, जो कि बॉडी को मूव करवा रही है, मजबूर कर रही है कि वो मूव करे किस में, सर्कुलर पाथ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जिसमें हमने स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया। जैसे ये आपके पास, ये आपका हैंड है और यहाँ पर आपने उसको बांधा हुआ। अब हो क्या रहा है, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या था, रिमेंबर, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब अगर तो हम स्टोन को रोटेट करवा रहे हैं, तो देखा अगर जाए तो स्टोन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो होनी चाहिए, ये मैं स्टोन को टाई किया हुआ, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यूं स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर देखा जाए ड्यू टू इनर्शिया उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन होनी चाहिए। लेकिन स्टोन क्या करता है, स्टोन की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह हो जाती है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्यों, बिकॉज एक ऐसी फोर्स है जो कि उसको रेजिस्ट करवा रही है कि वो स्ट्रेट लाइन में ना मूव करे बल्कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे। दोबारा से बताता हूं, स्टोन चाह रहा है कि वो इनर्शिया की वजह से कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लेकिन जब आप हैंड की मदद से उसे रोटेट करवा रहे हैं तो एक ऑपोजिट, एक रेजिस्टिव फोर्स
उसके ऊपर लग रही है, जो कि उसको कह रही है कि आप सर्कुलर पाथ में, उसको मजबूर कर रही है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, ठीक है। एंड दैट फोर्स इज बेसिकली द सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट फोर्स इज बेसिकली द, वो क्या कर रही है, वो फॉर एग्जाम्पल फोर्स जो अप्लाई उस पर हो रही है स्टोन पे, या स्टोन जहां मूव करना चाह रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, लेकिन उसके ऑपोजिट एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि उसको मजबूर कर रही है इस बात पर कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करे। इसीलिए वो स्टोन जब हम उसको हैंड की मदद से रोटेट करते हैं, वो जाना चाहता है स्ट्रेट, लेकिन जब उसे रोटेट करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगती है और वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F, स्मॉल सबस्क्रिप्ट में C आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट फोर्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको मूव करवा रहे हैं स्टोन को सर्कुलर पाथ में, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में क्यों कर रहा हूं, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, यानी कि सर्कुलर पाथ में उसे मूव करवाने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड करेगा, जो टेंशन प्रोड्यूस होगी उस स्ट्रिंग में, ठीक है। हमने टेंशन को बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है कि ऐसी फोर्स जो किसी स्ट्रिंग में अप्लाई हो ड्यू टू द वेट जो हमने उसके साथ अप्लाई किया। तो यहां पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स, जो कि जरूरी है किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। यहां वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ स्ट्रिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रही है टेंशन T इन द स्ट्रिंग, जो कि हम मूव करवा रहे हैं, जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है स्ट्रिंग में, वो बेसिकली है वो सेंट्रीपिटल, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। सो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स होती है जो कि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगती है और जिसकी वजह से बॉडी किस में मूव करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स में। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखें। इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज डिफरेंट। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां क्या आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसमें, या बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करी है उसमें स्पीड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड होती है बॉडी की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो रही होती है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। क्यों, उसको हम इस डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। कैसे, इस वक्त वही स्टोन वाली एग्जांपल लेते हैं। यहां स्टोन इस वक्त टाई हुआ है स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इन केस ऑफ सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होती है। वेलोसिटी क्यों डिफरेंट होती है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के हर पार्ट पर, सर्कल के हर पार्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है। दोबारा से कहता हूं, सर्कल के हर हिस्से पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी फोर्स के साथ चेंज होती है, ठीक है। स्पीड सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो चेंज होती रहती है। कैसे, अब इसको देखते हैं। इस वक्त स्टोन यहां पर है और ये चीज हमेशा याद रखनी है, आगे हम देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझ लें, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स में, या जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो जो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी की डायरेक्शन होती है परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, या सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपने मैथ्स में शायद 90 डिग्री के एंगल्स पढ़े हो,
फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है, एक ये लाइन, इसको ये वाली लाइन है, ये इन दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है या इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने इस पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है, आप क्या करेंगे, आप डी लाएंगे, डी आप इस पॉइंट पर डी रखेंगे जो डी का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, आप उसको इस तरह से यहां पर रखेंगे। आपके पास डी में मुख्तलिफ रीडिंग्स होते हैं, यहां होता है 0, यहां 30 होता है, यहां 60 होता है, यहां बीच में आपके पास जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है वो होती है 90 की। उसके बाद आपके पास आ जाता है 120, आ जाता है 1, फिर एंड पर यहां आ जाता है 180, बीच में और भी रीडिंग्स होती हैं। सो 90 हमेशा दो लाइंस इस तरह 90 का एंगल बनाएंगे कि वो जो दूसरी लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आकर उस पर लग रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, या इनको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। अब अगर आप यहां पर आए, ये है फोर्स की डायरेक्शन और ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। फोर्स है डाउनवर्ड और वेलोसिटी है इस तरह आगे की तरफ, फॉरवर्ड। अब अगर आप इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल देखें, आप क्या करें, आप डी रखें, आप इस पॉइंट पर क्या रखें, डी रख दें। ठीक है, जब आप इस पॉइंट पर डी रखेंगे, ये आपका वो पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट पर आप क्या रखेंगे, डी रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ये वाली लाइन है और ये जो ये वाली लाइन है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक हो गया। अब यहां पर एक इस वक्त स्टोन रेस्ट पर था, हमने स्टोन को रोटेट करवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रोटेट करवाया तो स्टोन फॉर एग्जांपल यहां आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां, मैंने बताया हमेशा सेंटर पर लगेगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरह डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद अब चीज क्या बताई है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। वेलोसिटी पहले इस तरह थी, अब जब सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह होगी आपके पास। अभी क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं तो हो सकता है आपके एंगल समझ या एंगल सही तरह ना बने, लेकिन अगर आप स्केल से यूं इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे या 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर डी रखेंगे, ठीक है, इस तरह इस पॉइंट पर क्या रख देंगे, डी रख देंगे, ऐसे डी आ जाएगी। ठीक है, और यहां पर ये जो 90 वाली लाइन होगी वहां पॉइंट लगा देंगे और फिर वो सीधी लाइन यहाँ आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो यहां भी जो एंगल है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह जब और आगे मूव करेगी तो फिर देख लें वेलोसिटी की डायरेक्शन, जब यहां आ जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब भी अगर आप डी रखें, ठीक है, इस तरह, बल्कि ये पॉइंट है ना जहां पर आपने एंगल बताना, तो ये हो जाएगा, तो ये एंगल फिर आप देख सकते हैं किसके इक्वल है, 90 के। इसी तरह बॉडी फिर आगे यहां जब आ जाएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी, ठीक है, और फिर एंगल क्या हो जाएगा, 90। इस तरह आगे चलते जहां जिस पॉइंट पर भी आप जाएंगे, फोर्स की कोई ना कोई, सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई ना कोई क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और हमेशा वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इन केस ऑफ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, in case of a body moving in a circular path, the velocity of a body is dash to the centripetal force, perpendicular, parallel, anti-parallel, ठीक है। पैरेलल लाइंस मैंने बताया भी था आपको, ये होती हैं इस तरह, जिनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होता है, जो मीट नहीं करती। अच्छा, अब एक और चीज याद रखनी है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc एंड इज टेंजेंट टू द सर्कल, एंड इज टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था उसमें भी, जो आपके पास ग्राफ हमने डिस्कस किया था, कर्व जो एक आई थी हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी की या वेरिएबल स्पीड की, उसमें मैंने आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। टेंजेंट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व को या सर्कल को, such line which touches the curve or a circle at a single point only। टेंजेंट लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन
जो कि किसी भी कर्व या सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करे, उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। दोबारा बताता हूं, ऐसी लाइन, सच लाइन विच टचेस, जो कि टच करती है, छूती है सर्कल को सिंगल पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। जिस तरह ये है कि ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, टेंजेंट लाइन है। एक और लाइन होती है सीकेंट लाइन, वो अभी आपको यहां मौजूद नहीं, लेकिन वैसे ही बता रहा हूं, वो 2 पॉइंट्स पर टच करती है। लेकिन टेंजेंट लाइन सर्कल को या कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है। ठीक हो गया? सो ये जो वेलोसिटी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स में, जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, वो हमेशा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है, वो जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होती है। क्या होती है? टेंजेंट। आप देख सकते हैं मैंने यहां जितनी भी ड्रॉ किया वो एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ठीक है? अभी क्योंकि वो स्लिपरी होता है इसलिए वो 2-2 पॉइंट्स पे भी आ गए, लेकिन अगर आप बुक में देखें तो वो एक सिंगल पॉइंट्स पर टच करी है फिगर 3.26 में। सो वेलोसिटी के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो 2 मैंने लाइंस लिखी है ना, ये इसीलिए लिखी है क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। पहला कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी क्या चीज कांस्टेंट रहती है? एमसीक्यूज में आ सकता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी उसकी क्या रहती है? डिफरेंट। वेलोसिटी क्यों डिफरेंट रहती है? क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, इसीलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। स्पीड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है वो सेम रहती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी के, और मैंने आपको हर पॉइंट पर डी के साथ बता भी दिया। ठीक हो गया? एंड इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डैश टू द सर्कल इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंजेंट, और टेंजेंट कौन सी लाइन होती है? जो कि सर्कल या कर्व को एक पॉइंट पर टच करे। ठीक हो गया? अब इसको बुक से देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने हेडिंग देनी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, और सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है पेज नंबर 77 में, जो ब्लैक में लिखी हुई है आपके पास बोल्ड में। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ये आपके पास डेफिनेशन आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स की। उसके बाद ये कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी के ऊपर हेडिंग बनाएं एक्सप्लेनेशन। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है सेंट्रीपिटल फोर्स का, कंसीडर अ बॉडी से, इसके ऊपर हेडिंग बना लें एक्सप्लेनेशन। कंसीडर अ बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही इन अ सर्कुलर पाथ। अ बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि मैंने आपको बताया इनर्शिया की वजह से बॉडी चाहेगी कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। देन व्हाई डज द बॉडी मूव इन अ सर्कल? ठीक है, ये लाइन आप काट दें। ठीक है, ये सिर्फ रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जब आपने पेपर में लिखना है, याद करना है, तो ये लाइन वैसे आप काट देंगे। बस वो पूछ रहा है कि क्यों फिर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही। द स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइड कीप्स इट टू मूव इन अ सर्कल बाय पुलिंग द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कि वो जो स्ट्रिंग टाई की हुई है स्ट्रिंग के साथ, वो स्ट्रिंग बॉडी को पुल कर रही है अपनी तरफ, पुल कर रही है कहां पर? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जब आप उसको रोटेट करवा रहे हैं, बजाय उसके कि वो सीधी मूव करे, वो जो स्ट्रिंग है वो पुल कर रही है, और वो पुलिंग फोर्स कौन सी है? वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है या सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो वो स्ट्रिंग स्टोन को पुल कर रही है अपनी तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन का क्या मतलब? कि उसकी मोशन को हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? वेलोसिटी से डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है जो मोशन है उसकी, या उसकी जो वेलोसिटी है, वो उस फोर्स के क्या है? हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखा भी दिया। दोबारा इसको पढ़ते हैं। द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी, पुल्स मतलब जो फोर्स लगा रही है बॉडी पर, परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, मतलब उन दोनों के दरमियान, उस फोर्स और उसकी मोशन जो उसकी वेलोसिटी है, उनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। This pulling force continuously changes the direction of a moving body, direction of motion, and remains towards the center of a circle. मतलब ये बार बार जैसे ही बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करती जा रही है। पहले ये थी वेलोसिटी की डायरेक्शन, फिर इस तरह हो गई, फिर इस तरह,
चेंज होती गई हर पॉइंट पे, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल पर ही थ्रू आउट अप्लाई हो रही। सो आपने जो फिगर बनानी है 3.26, ये आपने इस एक्सप्लेनेशन में बनानी है, ठीक है, ये जो बनाई हुई है ये आपने बनानी है, ठीक है। सो दिस सेंटर सीकिंग मतलब जो वो ढूंढ रही है, ठीक है, फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंटर की तरफ अप्लाई हो रही है। इट कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे एग्जाम्पल की। क्या हेडिंग बनाएंगे आप? एग्जाम्पल की। Let us study the centripetal forces in the following examples. Figure 3.27 shows a stone tied to one end of the string rotating in a circle. The tension in the string provides the necessary centripetal force. आ गया ना वर्ड necessary centripetal force, कि वो जो ज़रूरी centripetal force उसे चाहिए सर्कुलर पाथ में स्टोन को मूव करने के लिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो टेंशन इन दैट स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रही है। So the tension in the string provides the necessary centripetal force. It keeps the stone to remain. ये वो फोर्स है जो कि मजबूर कर रही है कि वो सर्कल में रहे। If the string is not strong enough to provide the necessary tension, it breaks and the stone moves along a tangent to the circle as shown in figure 3.27b. Figure 3.27b पर अगर आप देखें, वो कह रहा है कि अगर तो स्ट्रिंग मजबूत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो उससे सर्कुलर पाथ में मूव करवाए, तो वो जो स्ट्रिंग होगी वो ब्रेक कर जाएगी और जो स्टोन है वो अलोंग द टेंजेंट सर्कल से क्या करेगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। यही वो कह रहे हैं कि अलोंग द टेंजेंट, फॉर एग्जांपल ये कर रहा हूँ, ये टूटती है तो स्टोन यूं बाहर जाएगा, ऐसे इसी तरह बाहर जाएगा ना, अलोंग द टेंजेंट बाहर जाएगा, जिस तरह मैंने ये बनाया, अलोंग द टेंजेंट बाहर चला जाएगा, और उसने भी वहां पर शो किया। सो अगर तो वो टेंशन फोर्स या स्ट्रिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड नहीं करेगी और बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी। सेकेंड एग्जाम्पल, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, अब इसको कौन से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? वहां तो टेंशन आ गई थी, यहाँ है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब आपको पता है अर्थ जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है? हर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रही है। सो इसी तरह मून पर भी वो प्रोवाइड कर रही है। तो वो जो मून है, ठीक है, वो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट कर रही है और मून क्या कर रहा है? उसके अराउंड मूव कर रहा है। तो ये भी मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है लेट अ बॉडी। इसके ऊपर हेडिंग बना लें डेरिवेशन। क्या हेडिंग बना लें? डेरिवेशन, DERIVATION, डेरिवेशन। अब हम क्या करने लगे? अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने लगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैलकुलेट भी अगर हमें करना हो कि इस जो सर्कुलर पाथ है इसमें कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, उसके लिए एक फार्मूला डिराइव करने लगे, ठीक है, जैसे हमने टेंशन एक्सेलरेशन के फार्मूलाज को डिराइव किया। अब हम, आपको पता है फिजिक्स में सपोजिशंस लेते हैं। लेट अ बॉडी ऑफ मास m, ये तो हम पहले भी ले चुके हैं। एक बॉडी है हमारे पास, उसका मास क्या है? m, सिंगल है इसलिए m, अगर दो होती तो m1 m2 ले लेते। एक सिंगल बॉडी है, उसका मास क्या है? m, मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रही है, वो किस में? इन अ सर्कल, मतलब वो सर्कुलर पाथ में बॉडी का मास m है, यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर रही है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है? r। आपको रेडियस का पता होगा, ये जो बेसिकली है सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और डायामीटर क्या होता है? डायामीटर ये पूरी जो आपके पास लाइन होती है इसको डायामीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। और रेडियस क्या होता है? रेडियस बेसिकली डायामीटर का हाफ होता है, ठीक है। सो रेडियस सेंटर से, रेडियस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हमेशा रेडियस सेंटर से होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से होता है। सो बॉडी का मास m है, बॉडी स्पीड v से मूव कर रही है और सर्कल जो जिस सर्कल में मूव कर रही है उसका रेडियस क्या है? स्मॉल r। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ नेट फोर्स और अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक फोर्स है, तो ये भी एक एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगी बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगी और उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन AC प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय, उसको हम करते हैं AC से, जिस तरह FC लिखा है इस तरह AC इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन आप करेंगे इंशाल्लाह FSC में जाकर। FSC में जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में तो आपके पास चैप्टर नंबर 5 इसी तरह सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन का चैप्टर है, उसमें आप इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे कि ये फॉर्मूला V स्क्वायर ओवर R कैसे आया। फिलहाल इस बुक में, आपकी बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला वैसे ही याद करना पड़ेगा। AC इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। V स्क्वायर इज द स्पीड या वेलोसिटी और R क्या है, उस सर्कल का रेडियस। सो एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है वो किसके इक्वल है, V स्क्वायर ओवर R। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स या F इज इक्वल टू ma। सर्कुलर पाथ में नेट फोर्स क्या है, FC। क्या है, FC या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन FC इज इक्वल टू m क्या है, मास ऑफ अ बॉडी, और इज इक्वल टू AC क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है। अब यहां पर क्या किया मैंने, सिंपल इस इक्वेशन में AC की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया और AC की क्या वैल्यू है, V स्क्वायर ओवर R। सो वो जब m के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन या फॉर्मूला बन गया FC is equal to mv square over R. This is the formula to calculate centripetal force of a body. M is the mass, V is its speed and R is the radius. Remember mv square है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं mv over R लिख देते हैं या mv square लिखते भी हैं फॉर्मूला में, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए v का स्क्वायर लेना भूल जाते हैं। सो ये बड़े ध्यान से। सो आपके पास फर्स्ट हेडिंग थी सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन जिसमें सारा हमने बताया, उसके बाद दो एग्जांपल्स, एक स्टोन जो स्ट्रिंग से टाई है और एक मून जो कि अर्थ पर रिवॉल्व कर। नेक्स्ट मैंने आपको हेडिंग बनवाई है डेरिवेशन, उसमें ये लेट से लेकर जहां तक एंड हो रहा है आर्टिकल ये सारा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक देख सकते हैं आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फिर उस तरह उसको सारा डिराइव कर दिया। ठीक है, सो यहाँ तक आपका ये आर्टिकल कंप्लीट होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू अ नंबर विच विल बी गिवन टू यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के स्टार्ट में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।